Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Manish Rathod and today we are going to continue our chapter that is mechanical properties solid क्लास 11 का चैप्टर जो हमने ले रखा है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ डिस्कस कर रखा था इस चैप्टर के रिलेटेड। बिफोर स्टार्टिंग अवर आज का सेशन आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स दैट मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस बना रखे हैं अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड, तो आप एक बार जाके वो देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, कमिंग बैक टू और आज का सेशन। आज के सेशन से पहले हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो चीज़ें डिस्कस कर रखी है वो हम देख लेते हैं। क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहली चीज़ हमने जो डिस्कस किया था वहाँ पे वो ये किया था कि व्हाट इज़ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, सेकेंडली हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड कंप्लीटली परफेक्टली रिजिड होते हैं, वो डिस्कस किया था। थर्डली हमने डिस्कस किया था परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है। फिर हमने डिस्कस किया था इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर क्या है और प्लास्टिसिटी क्या है। ठीक है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और फिर हम आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाले सेशन में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि इस वाले पीरियड में हम स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने यहाँ पे देखा था, वहाँ पे हमने एक डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो डिफॉर्मिंग फोर्स वहाँ पे हमने देखा था कि एक टर्म हमने यहाँ पे देखो उसमें देखा था कि डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, सो डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा फोर्स जिसकी वजह से तुम्हारा शेप में चेंज हो रहा है, साइज में चेंज हो रहा है या फिर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट इफ उस फोर्स के लगाने से अगर आपके ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज हो रहा है, साइज में चेंज हो रहा है और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, देन उस टाइप के फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स बोल रहे हैं। ये हमने देखा था पहले। ठीक है, उसके बाद हमने एक इलास्टिसिटी में हमने देखा था इलास्टिक बिहेवियर, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। हमने देखा था कि आपका जो बॉडी होगा वो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दोगे आप तो वो ओरिजिनल शेप में साइज में रिगेन करेगा। ठीक है, तो इस तरह की बॉडी को परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोला जाता है। क्लियर विद दैट। लेकिन ऐसा क्या उसको वापस रिगेन कराएगा उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में? क्वेश्चन मार्क। डिफॉर्मिंग फोर्स तो मैंने हटा दिया। अगर मेरे को उसको उसके शेप, उसके साइज, उसके वॉल्यूम में चेंज करने के लिए एक फोर्स लग रहा है, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, तो उसको वापस रिस्टोर करने के लिए भी मुझे एक फोर्स लगेगा। क्लियर। सो उस फोर्स को आप रिस्टोरिंग फोर्स बोलोगे। ठीक है, उस फोर्स को आप क्या बोलोगे? रिस्टोरिंग फोर्स बोलोगे। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इंटरनली आपका इंटरनली रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिगेन करेगा। समझ में? नाउ न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे उसके मैग्नीट्यूड में, बट दे आर अपोजिट, एक्टिंग अपोजिटली। ठीक है, सो डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स दे आर क्वाइट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर एक्टिंग इन एन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो ये इस लेंथ में चेंज ला रहा है, ये लेंथ को वापस रिगेन कर रहा है। क्लियर है? सो यहाँ पे आपको होप सो ये चीज़ें क्लियर होगी कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्यों जनरेट हो रहा है? डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है। और अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होगी आपकी तो ही रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। प्लास्टिक बॉडी होगी उस केस में आपका रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि उस केस में आपका जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो वापस उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिगेन नहीं करेगा। क्लियर। सो ये चीज़ हो गई आपकी। नाउ इसके अंदर आ गए रिस्टोरिंग फोर्स हो गया आपका। अब हम आते स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, इसके बारे में आते। तो स्ट्रेस ये है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है आपका, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है, ठीक है, ये आपके पर यूनिट एरिया में जितना जनरेट हो रहा है वो आपका स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको आप इंटरनल स्ट्रेस बोलोगे बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कह रहे हो? मैंने बोला यहाँ पे कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो आप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ना लिख के यहाँ पे अगर सिर्फ अप्लाइड फोर्स भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की सिर्फ मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होगा। तो यहाँ पे आप स्ट्रेस को ऐसे भी बता सकते हो कि स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज एज अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे वो लग रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेस इज अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। चलो यहाँ तक तो हो गया, स्ट्रेस क्या है वो हो गया। ठीक है, सो नाउ स्ट्रेस इज अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया। फिर सेकेंडली हमें यहाँ पे उसका
फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला अगर आप जनरेट करोगे तो स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा आपका स्ट्रेस है, वो आपका एफ अपॉन ए आता है, ठीक है। वहाँ पे ये क्या है आपका स्ट्रेस है, एफ क्या है आपका रिस्टोरिंग फोर्स है या फिर अप्लाइड फोर्स है, और ए क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। नाउ इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी है, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या है आपका न्यूटन होता है उसका, और मीटर स्क्वायर होता है आपका एरिया का, ठीक है। तो एसआई यूनिट आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी। या फिर आपको सीजीएस में चाहिए तो सीजीएस में क्या आएगा आपका डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। न्यूटन का सीजीएस में डाइन होता है और मीटर का सी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर होता है, इसलिए न्यूटन पर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज स्ट्रेस हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा, तो उसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, is the ratio of internal restoring force applied in particular cross sectional area, ठीक है। it is the ratio of internal restoring force applied in particular cross sectional area, ठीक है ना। डन, ओके, ये हमने देख लिया। इसके बाद अगर आपको और चाहिए होता है कुछ, तो और क्या लोगे आप यहाँ पे, इसके बारे में आप इसकी एमएलटी लोगे, डायमेंशंस ले सकते हो। तो डायमेंशंस क्या आएगी आपकी, न्यूटन का फोर्स का हमें बताया, मीटर का हमें बताया, तो वहाँ से आपकी डायमेंशंस यहाँ पे आएगी आपकी ml-1 t-2, ठीक है। दिस आर द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की डायमेंशन है, ठीक है। चलो हो गया, फर्स्ट इज क्लियर। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस बहुत हो सकते हैं, कितने, 4। बेसिकली आप 4 टाइप ऑफ स्ट्रेस देखने वाले। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस जो देखोगे आप मैकेनिकल स्ट्रेस, उसके अंदर 2 कैटेगराइज है। तो फर्स्ट इज आपका यहाँ पे टेंसाइल, सेकेंड इज यहाँ पे आपका कंप्रेशन, थर्ड इज यहाँ पे आपका टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेशन स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, फोर्थ जो है आपका वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। इस 4 टाइप के स्ट्रेस देखे हमने, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेशन स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और टेंशन शियरिंग स्ट्रेस। हाइड्रोलिक या फिर इसको हाइड्रोस्टैटिक बोलेंगे, ठीक है। शियर या फिर इसको टेंजेंशनल बोलेंगे। डन। सो ये आपके कुछ टाइप ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने लिख रखे उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देख लिया स्ट्रेस क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये इसके बारे में हमने देख लिया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस हमने देख ली, डायमेंशंस क्या है देख ली, सीजीएस में क्या है वो देख ली, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन विद स्ट्रेन। स्टार्टिंग में भी बताया मैंने, यार इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया मैंने कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर। इफ देयर इज स्ट्रेस देन देयर इज स्ट्रेन, 110% स्ट्रेन है ही है, ठीक है। तो स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन क्या है आपका, इट इज अ रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेन, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो सकती है, ब्रेथ हो सकती है, एनीथिंग, वॉल्यूम भी हो सकता है डायमेंशन में, 1D 2D 3D कुछ भी हो सकता है आपका। तो वो जो आपकी चेंज आ रही है, दैट चेंज अपॉन ओरिजिनल जो था आपका, दैट इज योर स्ट्रेन बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेन की जब बात करें यहाँ पे, तो स्ट्रेन को वी कैन राइट एज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। वी कैन राइट एज अ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। सेकेंडली, जैसे हमने स्ट्रेस में किया वैसे हमें स्ट्रेन में भी करना है। स्ट्रेस का हमने फॉर्मूला बनाया आज, यस बनाया, यहाँ पे भी फॉर्मूला बना लिया, बना लिया। सेकेंडली यहाँ पे उसका एसआई यूनिट चाहिए, तो यहाँ पे एसआई यूनिट क्या आएगी,
डायमेंशनलेस है वो, ठीक है। क्यों डायमेंशनलेस है? क्योंकि अगर चेंज डायमेंशन जो अब ले रहे हो वो किसी न किसी एक यूनिट में लोगे और दूसरी डायमेंशन भी यूनिट में होगी, तो दोनों कैंसिल होकर आपकी वो डायमेंशनलेस यूनिट बनेगी। अगर डायमेंशनलेस यूनिट बन रही है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। सो इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना कि स्ट्रेस का यूनिट ऐसे यूनिट है तो स्ट्रेन की भी ऐसे यूनिट होगी, कैंसिल ऑन हो रहा है इसलिए उसकी ऐसे यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप ऑफ स्ट्रेन। टाइप ऑफ स्ट्रेन, 4 अगर स्ट्रेस है तो तुम्हारे 4 स्ट्रेन भी होने ही होने हैं, ठीक है। तो 4 स्ट्रेन में आपका पहला आएगा लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों का कंबाइन होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। सेकेंड आएगा आपका शियर स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल है तो शियर स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन आएगा। और थर्ड आपका हाइड्रोलिक है तो फोर्थ आपका हाइड्रोलिक था यहाँ पे तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक आएगा, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हो, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि स्ट्रेस क्या है, उसके हिसाब से स्ट्रेन कितने हैं हमने वो देख लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। नाउ जब आपका टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है या फिर कंप्रेशन स्ट्रेस लग रहा है, कंप्रेशनल स्ट्रेस लग रहा है, देन जो स्ट्रेन लगेगा दैट स्ट्रेन विल बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इफ आपका शियर स्ट्रेस लग रहा है या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस लग रहा है, उस केस में आपको जो स्ट्रेन लगेगा दैट विल बी योर शियर स्ट्रेन। इफ आपके हाइड्रोलिक स्ट्रेस लग रहा है या फिर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लग रहा है या फिर उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, वो अगर आपका स्ट्रेस लग रहा है देन जो स्ट्रेन लगेगा दैट स्ट्रेन विल बी योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। व्हाट आर दे डिस्कस करेंगे हम एट टिल नाउ। सिर्फ कितने टाइप के स्ट्रेस है, कितने टाइप की स्ट्रेन है, उतने आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे कि व्हाट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब बात करें यहाँ पे, सो अगेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर एज टोल्ड अर्ली। तो जब भी आपका अलग अलग स्ट्रेस लगेगा, अलग अलग स्ट्रेन लगेगा, तो वहाँ पे आपकी एक अलग ही कांस्टेंट बनेगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। या फिर उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलोगे या तो फिर उसको बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलोगे, ठीक है। तो उसको कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। तो वो क्या आएगा उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो जनरली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इतना याद रखो। जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन, जितना कम स्ट्रेस उतना कम स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की जब बात हो रही है यहाँ पे, तो जब भी आपके प्रोपोर्शनली साइन हटती है देन यू आर गेटिंग अ कांस्टेंट, ठीक है ना। तो एक कांस्टेंट मिलता है आपको, दैट कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी में बहुत टाइप के मिलेंगे आपको। पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके स्ट्रेन के, ठीक है। अब जब स्ट्रेस हटेगा, प्रोपोर्शनल से साइन हटेगी तो कांस्टेंट आता है दैट इज योर के, और यहाँ पे स्ट्रेन आएगा, ठीक है। ये जो के है दैट इज योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। ये के जो है आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, जिसको आप कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हो। अगर देखा जाए यहाँ पे तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग स्ट्रेस अलग अलग स्ट्रेन के साथ अलग अलग चेंज हो जाता है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशन स्ट्रेस के साथ अगर लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लग रहा है, तो वहाँ पे आपका जो कोएफिशिएंट आएगा उसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। शियर्स के साथ और शियर स्ट्रेन के साथ आपका जो कोएफिशिएंट आएगा उसको आप बोलते हो शियर मॉडुलस। और थर्ड जो है आपका हाइड्रोस्टैटिक के साथ और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ जो आपका स्ट्रेस आएगा उसको बल्क मॉडुलस बोलते हो। तो वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ अलग अलग इलास्टिसिटी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये चीज लिख रखी है कि ये जनरली आपका हुक्स लॉ है, ठीक है। हुक्स लॉ दिया है, हुक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये दिया है आपका कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बोला था कि जो स्ट्रेस है, जितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आप बढ़ाओगे उतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेन भी बढ़ेगा। और हर एक केस के अंदर उनको एक कांस्टेंट टर्म मिलता था जब उनके रेशियोज को आप डिवाइड करोगे, ठीक है। रेशियोज को कैसे डिवाइड करोगे आप, यहाँ पे मुझे के चाहिए तो व्हाट इज के, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये आएगा आपका के ना,
बेसिकली यही है ना कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आपका के बन रहा है, तो ये जो चीज़ है आपकी दैट इज योर कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो जितनी बार आपने अलग अलग स्ट्रेन मिला उतनी बार अलग अलग स्ट्रेस मिला, उनके रेशियोज को तुमने जब डिवाइड किया तो तुम्हें एक ही कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है, इसलिए उन्होंने उसको कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी बोला ना। तो इसलिए इसको हुक्स लॉ भी बोला जाता है। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट इन जनरल क्वाइट सिंपल है, यही से पता पड़ेगा आपको कि द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन इट, ठीक है, तो वो आपका हुक्स लॉ आता है। इसका जनरली अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। एक सेकंड, इधर स्ट्रेन ले लो, इधर स्ट्रेस ले लो, और जो आपको इसका रेशियो ग्राफ मिलेगा वो ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो वो यही बताता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर करके, ठीक है, डन। जरा फोर्स अप्लाइड ले लो, यहाँ पे एक्सटेंशन, चलो क्लियर हो गया यहाँ पे। सो ये हमने 5 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिए। क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया हमने यहाँ पे? स्ट्रेस क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और व्हिच इज आल्सो नोन एज व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, व्हाट आर द टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। एज डिस्कस अर्लियर, कॉमन चीज रहने वाली है। क्या कॉमन रहने वाला है? जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो कॉमन रहने वाला है, दैट इज योर फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये चीज़ कॉमन रहने वाली है। सेकेंडली ऐसा यूनिट जो था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज ऑल्सो नोन एज पास्कल, वो रहने वाली है, ठीक है। थर्डली उसकी CGS यूनिट थी जो थी आपके डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो कॉमन रहने वाली है, ठीक है, ओके। अदर देन दिस, यहाँ पे हमें पता है स्ट्रेस कितने टाइप के थे, हमें देखा था कि जो स्ट्रेस था आपके, वो स्ट्रेस कितने टाइप के हमने देखे थे। वेरी फर्स्ट देखा था हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकेंड था कंप्रेशनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस, फिर यहाँ पे आपका था शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशनल स्ट्रेस, और फोर्थ हमने देखा था वॉल्यूमेट्रिक हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इन कुछ स्ट्रेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक क्या बोल रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड कंप्रेशनल स्ट्रेस, ये कंबाइनली आपके मैकेनिकल स्ट्रेस बनते हैं, ठीक है। सो ये मैकेनिकल स्ट्रेस आपके इनके एक ही कॉमन आपका स्ट्रेन आएगा। इसके लिए जो आपका स्ट्रेन बनने वाला है वो आपका एक ही कॉमन बनेगा, ठीक है। फिर सेकेंडली के लिए आपके एक ही स्ट्रेन बनेंगे, इन दोनों के लिए आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बनेगा, ठीक है। इसके लिए जो आपका स्ट्रेन बनेगा वो शियर स्ट्रेन बनेगा या फिर टेंजेंशनल,
ठीक है। एंड इसके लिए जो आपका स्ट्रेन बनेगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, तो कौन से स्ट्रेस के लिए कौन सा स्ट्रेन है वो भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। तो यानी कि ये व्हाट इज दिस, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जब इतना लिख ही दिया है तो यहाँ पे एक स्ट्रेन का फॉर्मूला आएगा, वो भी लिख ही देते हैं यहाँ पे। स्ट्रेन इज गिवन एज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, ओके। सो नाउ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड कंप्रेस स्ट्रेस, यहाँ पे आपका जो फोर्स लगेगा क्वाइट सिंपल है यहाँ पे। अब जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि इट इज, जो फोर्स लगता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो हमारा फोर्स लगता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स जो डायमेंशन है लेंथ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, समझे, या फिर इफ लेंथ चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। देखो क्वाइट सिंपल बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर तुम्हारा लेंथ चेंज हो रहा है इन डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स और अगर तुम्हारा लेंथ चेंज हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, दो अलग अलग काम। ठीक है, एरिया दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे स्ट्रेस की जब बात करें, यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया आ रहा है, तो फोर्स के साथ अगर तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है देन दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। समझ में? इस टाइप के स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर चेंज आ रहा है देन दिस टाइप के स्ट्रेस को आप बोलोगे कंप्रेशनल स्ट्रेस। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल ड्राइंग के हिसाब से चाहिए तो ड्राइंग के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका सपोज करो ये एल जितना इसकी लेंथ है और यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये एफ आपका अप्लाइड फोर्स है, एफ आपका अप्लाइड फोर्स है। तो यहाँ पे ये क्या आ रही है? एल प्लस डेल एल। ठीक है, उसके डायरेक्शन में आ रही है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आ गया आपका। सेकेंडली यहाँ पे आपका एफ है और ये डेल्टा एल जितना लेंथ है तुम्हारी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारी डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट तुम्हारा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, सो वो चीज़ तुम्हारी है। तो ये चीज़ आपकी आती है डिफॉर्मिंग फोर्स। यहाँ पे जो स्ट्रेन लगता है, इन स्ट्रेन का कॉमन फॉर्मूला है, स्ट्रेन का तो सबका कॉमन ही आएगा आपका, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन कितना आ रहा है? डेल्टा एल जितना चेंज इन डायमेंशन आ रहा है अपॉन एल, यहाँ पे भी वही आ रहा है डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, सो एक तो तुम्हारा पहला जो स्ट्रेस था वो तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगर आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अगर आपके लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, अगर आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो जो मॉड्यूलस बनेगा, चलो वो बाद में देखते हैं। कंप्रेशनल स्ट्रेस देख लेते हैं यहाँ पे, ये दोनों हो गया आपका। फिर शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस की जब बात करें यहाँ पे, तो सपोज करो ये आपका, ठीक है, सो यहाँ ये चीज़ है आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये एफ आपका फोर्स लगा, यहाँ पे फोर्स लगा, उसकी वजह से शेयर पे आपका फोर्स लगा, सिलिंड्रिकल पार्ट ले रखा है, शेयर पे आपका फोर्स लगा, उसकी वजह से तुम्हारा डेल्टा एक्स जितना यहाँ पे चेंज हुआ। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, दैट इज फोर्स अप्लाइड अपॉन पर यूनिट एरिया, वो तो सेम ही रहने वाला है, उसमें तो कुछ चेंजेस होने नहीं वाले। लेकिन यहाँ पे आपका जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन में चेंज आएगा, स्ट्रेन के फॉर्मूला में चेंज आएगा। स्ट्रेन के फॉर्मूला में चेंज क्या आएगा आपका?
कि यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो चेंज इन लेंथ, आपका चेंज इन लेंथ कितना है डेल्टा एक्स जो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी आपका एल, ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, अगर आपका ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है और यहाँ पे एल है, tan थीटा का फॉर्मूला बनता है आपका, tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है अपोजिट अपॉन पी अपॉन, ठीक है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल आपका ये tan थीटा बन रहा है, तो स्ट्रेस को यू आप ऐसे भी लिख सकते हो इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये आपका स्ट्रेन का फॉर्मूला बन रहा है, सॉरी स्ट्रेस का तो वही आएगा एफ अपॉन ए आएगा, जो है वो कॉमन ही रहने वाला है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो शेयर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका टेंजेंशनल लगेगा, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स विल बी एक्टिंग टेंजेंशली ऑन एट बॉडी, ठीक है, तो वो टेंजेंशनल फोर्स लगेगा आपका वहाँ पे, और कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया आपका शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन, ठीक है, शेयर स्ट्रेस तो वही रहेगा, शेयर स्ट्रेन आएगा। थर्डली जब आप यहाँ पे डिस्कस करोगे तो थर्डली आपका यहाँ पे हम देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के जब बारे में हम बात कर रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है आपका, मतलब प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो आएगा आपका प्रेशर P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, ठीक है, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, क्या ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है आपका। सेकेंडली जब यहाँ पे बात करोगे आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया, फिर यहाँ पे स्ट्रेन चाहिए आपको, अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है आपका प्रेशर किसी भी लिक्विड के अंदर, अब देखो यहाँ पे ये सॉलिड में हो गया, लिक्विड के अंदर अगर सब जगह से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अगर आपका लग रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स सारे पॉइंट पे लग रहा है, देन वहाँ पे जो आपका स्ट्रेस जनरेट होगा दैट इज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और विच इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। उसका फॉर्मूला P इज इक्वल एफ अपन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, फ्लूइड में आपका जो फोर्स होता है उस फोर्स को आप प्रेशर बोलते हो, तो यानी कि वहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया आपका। जब आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करोगे तो स्ट्रेन की बात करोगे यहाँ पे, तो स्ट्रेन क्या आएगा आपका यहाँ पे डेल्टा V अपॉन V, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, विच विल बी नेगेटिव। वाई नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है ना कि बढ़ रहा है, राइट। सो ये चीज़ आएगी आपकी यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे हमने कुछ देखे, क्या देखे हमने, यहाँ पे हमने देखा टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेन, डन। टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेन देखे, उसके बाद हमने उन सब के फॉर्मूलाज देखे, किस किस जगह पे अप्लाइड होते हैं, हमने वो चीज़ देखी है यहाँ पे, क्लियर। नाउ आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। अगले वाले सेशन में हम देखेंगे कि जो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी थी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी थे, आपके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थे, अलग अलग स्ट्रेस अलग अलग स्ट्रेन के लिए कितने आपके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बनेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अदर देन दैट नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है उसको किस तरह से स्टडी करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो भी हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। एंड टिल देन आप ये वीडियो देखो, इसके पहले वाला वीडियो भी देखो और बाकी सारे दूसरे वीडियोस भी मैंने बना रखे, वो भी आप एक बार देख सकते हो अगर आपको ठीक लगे तो, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और आपके दोस्तों को बताओ उसको देखने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।